नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में। स्पेशली कंपेयर करेंगे भारत के और चीन के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, जिसमें जो पूरा भारत है वो कवर होता है, या फिर चीन के जितने भाग को अग्नि 5 कवर करता है। तो इन मिसाइल्स का जो ब्लास्ट रेडियस है, जो एक्सप्लोसिव यील्ड है, वो किस प्रकार का है, और क्या इस तरह के जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल कभी हो भी पाएगा या नहीं। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के लिए कई सारे आर्टिकल और पेपर रेफर किए हैं, और कुछ भी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग करता नहीं हूँ। तो जिस तरह से भी होगा इन सब पे बात करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि किस तरह से वो काम करता है, लेकिन फिर भी जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं क्योंकि ये जो सेक्शन है वो आगे आएगा। तो आप जानते ही होंगे कि जो भी एटम बम होते हैं इस्तेमाल करते हैं हाई एनरिच्ड यूरेनियम का, यानी कि यूरेनियम 235, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। बात करोगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, जो कि इसके न्यूक्लियस में होते हैं, तो 92 प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होता है वो 143 होता है। तो ये दोनों ही मिलाकर 235 का जो नंबर है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे यूरेनियम 235 के पास जो एनर्जी होती है वो सबसे हायर होती है, और जैसे जैसे एनर्जी खत्म होती है तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाता है लोअर ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि आपका थोरियम हो गया। तो आप एटम बॉम्ब्स में दो तरह के जो मटेरियल है वो इस्तेमाल कर पाओगे। पहला आपका हो गया यूरेनियम 235, जिसको आप बम्बार्डिंग करते हो एक न्यूट्रॉन से एक पर्टिकुलर स्पीड पे, और उस बम्बार्डिंग के बाद जो आपका U235 है वो 2 न्यूट्रॉन प्लस जो एनर्जी है वो रिलीज करता है, और वो जो 2 न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं वो बाकी के न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से ये जो चेन है वो चलता हुआ चला जाता है, जहाँ पे बॉम्ब बनाने के लिए ये जो आपको न्यूट्रॉन मिल रहे हैं प्रत्येक बम्बार्डिंग के पास, वो बाहर ना भाग जाए शील्डिंग को छोड़ के। तो आप क्या करते हो, इनको रोकने के लिए, ताकि इनके जो नंबर है वो बढ़ जाए, आप इनको एक सर्कुलर सेक्शन में रख देते हो ताकि चारों दिशाओं से टकरा के ये वापस अपने कोर में पहुंचे, और ये शील्डिंग होती है उसको आप मिरर कर देते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए, उसके लिए उसको चारों तरफ से घेर रहे हो। लेकिन जब ऐसा होगा तो जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर एरिया में वो बढ़ जाती है तुरंत ही। तो आपको ये जो कंडीशन है वो तब चाहिए होगी जब आपको बॉम्ब को ब्लास्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है इस पर्टिकुलर एरिया में वो काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो इसलिए आप इसको कुछ मिनट का जो डिले टाइम है वो दे देते हो, और इनको डिवाइड कर देते हो सब क्रिटिकल कंडीशंस में। और जब भी आपको बॉम्ब ब्लास्ट करना होता है तो वहाँ पे एक टाइमिंग फिक्स होती है इन दोनों हाफ सेक्शन को। तो जैसे ही ये दोनों हाफ सेक्शन मिलते हैं तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है प्रत्येक यूरेनियम के ब्रेक होने के बाद, तो वो एनर्जी फैलती है ब्लास्ट के रूप में, जिसको आप ब्लास्ट यील्ड भी कह देते हो। तो ये है बेसिक फंडा। यहाँ पे आपने इस्तेमाल कर लिया है यूरेनियम 235 का। वैसे आप एक और मेथड से अचीव कर सकते हो ये चीज़, जहाँ पे आपका यूरेनियम 238 होता है, और ये वो यूरेनियम होते हैं जिनकी जो एनर्जी है वो डीके हो गई होती है। कि जब यूरेनियम 238 में एक न्यूट्रॉन को मारोगे कम स्पीड से, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और 239 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वो पर्टिकुलर 239 है वो क्या करता है, एक और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप वहाँ पे प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इक्विवेलेंट हो जाता है आपके 235 के। तो ये है आपका बेसिक एटम बॉम्ब का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक सर्कुलर सेक्शन में जो भी न्यूट्रॉन का ब्रेकडाउन है यूरेनियम में से वो आप कराते हो, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप ब्लास्ट के फॉर्म में एंड में इस्तेमाल कर लेते हो। तो जो भी आपके न्यूक्लियर बॉम्ब वाले देश हैं आज के टाइम पे, उन सभी के पास मुख्यतः जो ये कॉन्सेप्ट है वो है। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास है, और वो देश कुछ इस प्रकार से हैं: UK, US, फ्रांस, रशिया, चाइना और इंडिया। ये 6 देश ऐसे हैं जिनके पास जो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है वो है। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है किस तरह से काम करता है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जो न्यूक्लियर फिशन है और न्यूक्लियर फ्यूजन है, इन दोनों को आप होने देते हो एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसकी वजह से जो ब्लास्ट यील्ड है वो काफ़ी बड़ा प्रोड्यूस होता है। और इससे पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में हम बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने ऑब्टेन किया था सब क्रिटिकल कंडीशन न्यूट्रॉन्स की, तो वो जो पूरा सेक्शन है वो वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब में जो एक फ्यूजन का एरिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो हम ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे अचीव करते हो। तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन को अचीव करने के लिए आप हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनको लेते हो, तो अभी इसका नाम हाइड्रोजन बॉम्ब है। और यहाँ पे जो आप एलिमेंट ले रहे हो ड्यूटेराइड और ट्रिटियम, इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हो, मतलब इन दोनों के न्यूक्लियस को ब्रेक करके आप जोड़ देते हो, उनका फ्यूजन करते हो। और जब उनका फ्यूजन होता है तो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी आपको मिलती है। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो ड्यूटेराइड और ट्रिटियम। ड्यूटेराइड को आप कैसे अचीव करते हो, जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड कर देते हो, तो जो आपको ड्यूटेराइड है वो अचीव होता है। बात करो ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इन दोनों का आप अचीव कर लेते हो। जब भी आप इस तरह के हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहे होते हो, तो जो आपका ड्यूटेराइड है उसे आप पहले से अचीव किए होते हो, लेकिन जो ट्रिटियम है
ट्रिटियम को अचीव करने के लिए आप उसको बॉम्ब में ही अचीव करते हो, लेकिन इसको ऑब्टेन करने के लिए एक एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बॉम्ब में ऐड किया जाता है, और ये एलिमेंट है लिथियम ड्यूटेराइड पाउडर। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप लिथियम ड्यूटेराइड पाउडर से किस तरह से जो ट्रिटियम है वो बनाओगे। तो इसको बनाने के लिए जो बेसिकली टेम्परेचर है वो आपको बढ़ाना पड़ता है, और टेम्परेचर आपको तभी बढ़ाना पड़ेगा जब आप किसी दो एटम को कंबाइन कर रहे हो, मतलब उनके न्यूक्लियस को मिला रहे होते हो, क्योंकि जो भी एलिमेंट है उनके न्यूक्लियस में जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप उनके न्यूक्लियस को ना ही आसानी से ब्रेक कर सकते हो और ना ही मिला सकते हो। तो उनको मिलाने के लिए जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो आपको बढ़ाना पड़ता है, और जब वहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आपका लिथियम पाउडर है वहाँ से बन जाएगा ट्रिटियम, और ट्रिटियम के जो न्यूक्लियस होंगे वो आपके ड्यूटोराइड से मिंगल कर जाएंगे, और इनकी मिंगलिंग के बाद न्यूक्लियस में हो जाएंगे 3 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो जो एनर्जी है वो भी रिलीज करेगा। तो ये हो जाता है आपका फ्यूजन। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको आप कंबाइन कर देते हो। जो हमारा पहला प्रोसेस था जहाँ पे हम क्रिटिकल मास अचीव कर रहे थे फ्यूजन में, तो इसका जो न्यूट्रॉन है वो वहाँ पे कंबाइन होकर जो ओवरऑल फैलने की क्षमता होती है, यानी कि जो चेन रिएक्शन होता है, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो ब्लास्ट रेडियस है वो आपको काफ़ी बड़ा मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है जो अरेंजमेंट है इस तरह के बॉम्ब्स में, जहाँ पे जो लोअर सेक्शन है वहाँ पे जो हाइड्रोजन का फ्यूजन है वो किया जाएगा, और जो अपर सेक्शन है उसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे वो वाला सेक्शन है। तो ये काम कैसे करेगा, आपको दिख रहा होगा येलो कलर में कन्वेंशनल वॉरहेड, जो कि ऊपर वाले सेक्शन में ब्लू कलर के स्फेयर पर रखा गया है, और ये जो ब्लू कलर का स्फेयर है ये मिरर रखा गया है। जैसे कि हम पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से मिरर को रखा जाता है ताकि कोई जो न्यूट्रॉन है वो भाग ना जाए। और इस मिरर के अंदर जो आपका यूरेनियम 235 है वो रखा गया है ग्रे कलर में, जो सर्कल वो आपको दिख रहा हो छोटा सा। नीचे की बात करोगे सिलेंडर की, जो कि फ्यूजन के लिए है, तो इसमें जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा वो लिथियम ड्यूटेराइड है। बीच में जो पाइप है वो यूरेनियम 235 है, और जो केसिंग बनाई गई है जिसमें लिथियम रखा गया है वो केसिंग यूरेनियम 238 की है। तो कुछ इस तरह से जो फ्यूजन का सेक्शन है वो अरेंज किया गया है, और जो फिशन का सेक्शन है वो ऊपर अरेंज किया गया है। तो ये काम ऐसे करेगा, इसको इग्नाइट करने के लिए जो कन्वेंशनल बॉम्ब है या फिर वॉरहेड है उसको आप जला देते हो, उसके जलते ही वो फटेगा तो एक प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करेगा, और उसके प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियर वॉरहेड रखा गया है प्राइमरी सेक्शन में, तो वो जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो अपने क्रिटिकल लिमिट को अचीव करेगा। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, न्यूट्रॉन टकराएंगे एटम से, उनके न्यूक्लियस से, उनको तोड़ेंगे और भी न्यूट्रॉन पैदा करेंगे और एनर्जी पैदा करेंगे। तो वो चीज़ छोटे से एरिया में हो रहा होगा, लेकिन वहाँ से कहीं जाने की जगह नहीं है, और ना ही ये कोई सब क्रिटिकल एरिया है। तो वहाँ पे जो पूरा सेक्शन है वो फट जाएगा। उसके फटते ही उसके आसपास फोम दिया जाता है, स्टायरोफोम, और ये जो स्टायरोफोम होता है वो पहले वाले फिशन बॉम्ब के फटने के बाद ये जो फोम है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लाज्मा के रूप में एनर्जी को लेके दौड़ता हुआ आता है ये जो नीचे सिलेंडर है उसके पास, और इस सिलेंडर को आके वो कंप्रेस करता है, प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने की वजह से और टेम्परेचर की वजह से जो लिथियम ड्यूटेराइड है वो ब्रेक हो जाता है हीलियम और ट्रिटियम में, साथ में एक और न्यूट्रॉन रिलीज करता है वो। और अब जो ट्रिटियम निकला है ये ट्रिटियम फर्दर रिएक्शन करता है ड्यूट्रियम से और बनाता है हीलियम, न्यूट्रॉन और एनर्जी। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन का रिलीज है वो 2 बार हो रहा है, एक बार अंदर के प्रोसेस से, एक बार बाहर के प्रोसेस से। तो ये जो अंदर और बाहर का प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है इस पूरे एरिया में और जो टेम्परेचर होता है वो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और फिर जो बॉम्ब है वो फट जाता है, और ये जो चेन रिएक्शन है वो चलता हुआ चला जाता है। यहाँ पे जो बेरिलियम की लाइनिंग दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि प्लाज्मा को डायरेक्ट कर सके, जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है सिलेंडर में वहाँ पे, तो उस तरफ डायरेक्ट करने के लिए ये जो लाइनिंग है वो दी गई थी यहाँ पे बेरिलियम की। और इस तरह का जो ब्लास्ट होता है वो काफ़ी दूर एरिया तक जाता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो पर्याप्त है, और जो भी न्यूट्रॉन चाहिए चेन रिएक्शन के लिए वो यहाँ पे जो फ्यूजन रिएक्शन है वो जनरेट कर रहा होता है अपने आप ही। तो ये काफ़ी डेंजरस चेन रिएक्शन है, और ये तब तक होता जाएगा जब तक एक पर्टिकुलर मास के लिए इसके पास जो फ्यूल है वो होगा, कि जो भी यूरेनियम यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनका सिर्फ 0.1% ही एनर्जी में कन्वर्ट होकर बॉम्ब के रूप में फट पाते हैं। तब आपको जो ब्लास्ट है वो उतना बड़ा देखने को मिलता है। अगर जितना मास इस्तेमाल किया जाता है वो सभी के सभी 100% कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, तब जो बॉम्ब का चेन रिएक्शन होगा वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल होगा। तो ये आपका थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका जो ब्लास्ट यील्ड टू वेट रेशियो है वो 9 मेगाटन से ऊपर का भी अचीव किया गया है। और ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमने न्यूक्लियस को ब्रेक किया है, ड्यूटेराइड और ट्रिटियम के न्यूक्लियस को, ये तभी ब्रेक हो पाया है जब जो टेम्परेचर है इनसाइड वो मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, तभी जो न्यूक्लियस है इन दोनों के वो ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सन के टेम्परेचर से भी ऊपर चला जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर यील्ड की, कि न्यूक्लियर यील्ड होता क्या है। तो न्यूक्लियर यील्ड वो चीज़ है जहाँ पे आप किसी न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट करते हो तो उसके फटने के बाद जो एनर्जी स्प्रेड होती है
तो उसको आप कहते हो न्यूक्लियर यील्ड, और इसको आप मापते हो TNT के टर्म्स में। आप जानते होंगे जो TNT फटता है और वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितने अमाउंट में होती है, उससे कंपेयर करते हैं हम न्यूक्लियर यील्ड को। और आमतौर पे जो कंपैरिजन है वो किलोटन, मेगाटन और टेराजूल में देखा जाता है। अगर किलोटन है वहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि 1000 टन का अगर कोई TNT फटेगा तो जितनी एनर्जी निकलेगी उसको आप किलोटन बोल देते हो। बात करोगे मेगाटन की, अगर मिलियन टन TNT फटेगा तो जो एनर्जी निकलेगी तो उसको आप मेगाटन बोल देते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा बॉम्ब है MOAB, अमेरिकन बॉम्ब, जो कि कन्वेंशनल बॉम्ब है जिसको अमेरिका ने अफगानिस्तान पे फोड़ा था 2017 में, तो उसमें जो वॉरहेड है वो 11 टन का है, मतलब 11 टन TNT है उसमें। तो अगर कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट सिर्फ 1 किलोटन का होता है, उसका मतलब ये हो गया कि अभी जो कन्वेंशनल बॉम्ब है MOAB, उससे तकरीबन 100 गुना ज़्यादा जो इम्पैक्ट है एनर्जी का वो पड़ने वाला है। मतलब MOAB के ब्लास्ट के बाद जो एनर्जी निकलेगी उससे तकरीबन 100 गुना जो एनर्जी है वो 1 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड के फटने के बाद निकलेगी। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हो तो 1 किलोटन TNT में जो एनर्जी होती है वो 10⁻12 कैलोरी के अराउंड होती है। अब बात करते हैं यील्ड टू वेट रेशियो की। तो बेसिकली ये वो रेशियो है जहाँ पे आप कंपेयर करते हो कि जो आपका वेपन है और उस पर जो वॉरहेड है उसके फटने के बाद जो एनर्जी है वो कितनी रिलीज हो रही है, उसका रेशियो आप काउंट करते हो कि जो आपके प्लेटफॉर्म का वेट है, मिसाइल का वेट है, वो किस प्रकार का है। तो इस रेशियो को आप यील्ड टू वेट रेशियो कह देते हो। और अब तक जो मैक्सिमम यील्ड टू वेट रेशियो अचीव किया गया है वो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स में अचीव किया गया है, तकरीबन 6 मेगाटन TNT का, जो कि आपको उस टाइम दे रहा था 25 टेराजूल पर केजी ऑफ मिसाइल वेट। और जो आपका 1 टेराजूल होता है वो 0.23 किलोटन होता है TNT के, मतलब 240 किलो TNT के ब्लास्ट को आप 1 TJ बोल देते हो। तो यहाँ पे एक कैच है कि अगर आपके मिसाइल में जो वॉरहेड है वो सिर्फ एक वॉरहेड है तो उस पर्टिकुलर वॉरहेड के फटने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो काफ़ी बड़े नंबर में होगी। और जब आप वहाँ पे काउंट करते हो यील्ड टू वेट रेशियो तो आपको हायर मिलता है। वहीं पर जैसे ही उस पर्टिकुलर बड़े से वॉरहेड को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि मल्टीपल वॉरहेड में कर देते हो, मिरर में कर देते हो, तो जो आपका यील्ड टू ब्लास्ट रेशियो है वो कम हो जाता है। वो कम क्यों होता है कि जो आपके छोटे छोटे वॉरहेड हैं उनकी जो पावर होगी डिस्ट्रक्शन की वो मेगाटन से अब किलोटन में आ जाएगी, और उसका आप रेशियो निकालोगे आपके मिसाइल के वेट के साथ तो वो चीज़ कम हो जाती है। अग्नि में जो वॉरहेड है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़ों की मानोगे तो 200 से लेकर 300 KD के बीच में ये वॉरहेड है। अगर बात करोगे डिस्ट्रक्शन की अग्नि 5 के वॉरहेड के द्वारा, तो जिसको आंका जाता है, और अगर ऐसा होता है तो जहाँ पे भी ये बॉम्ब गिरा है उसके 3 किलोमीटर रेडियस में कुछ नहीं बचेगा, जबकि जो रेडिएशन और शॉक वेव होंगी वो 10 से 12 किलोमीटर दूर जाएंगी। वहीं पे जो अग्नि मिसाइल में वॉरहेड कैरी करने की क्षमता है 2 टन वॉरहेड की, उसको आप छोटे छोटे मल्टीपल वॉरहेड में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि मिरर में कर देते हो, तो ये जो ब्लास्ट रेडियस है और जो इम्पैक्ट एरिया है वो बढ़ जाएगा और भी। क्योंकि अगर आपका जो वॉरहेड है वो एक सिंगल वॉरहेड होता है तो जो एनर्जी का नुकसान है वो आपको हो जाता है। एनर्जी एक ही जगह पे पेनिट्रेट कर रही होती है, जो कि मल्टीपल वॉरहेड के केस में नहीं होता है। वहाँ पे एनर्जी अलग अलग एरिया पे इम्पैक्ट करती हैं और उनको एक पर्याप्त एरिया मिलता है फैलने के लिए। एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जो बॉम्ब नागासाकी पे फटा था उस बॉम्ब के तकरीबन 700 मीटर के एरिया में कुछ नहीं बचा था, जबकि जो इम्पैक्ट है वो 2 से 3 किलोमीटर दूर तक पहुँचा था। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो अग्नि 5 का इम्पैक्ट है वो 10 से लेकर 15 किलोमीटर दूर भी महसूस किया जाएगा एक तगड़े शॉकवेव के रूप में। और कुछ ऐसा ही होगा जो चीनी बॉम्ब है DF-31 और DF-4, ये दोनों ही अग्नि 5 के क्लास के चाइनीज वेपन्स हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर करते हैं। वहीं पे जो भी चाइनीज DF-5 है और DF-31 है, इनमें वॉरहेड की बात करोगे तो DF-31 में तकरीबन 1 मेगाटन का जो वॉरहेड है वो दिया गया है, और DF-5 में अराउंड 3.3 मेगाटन का जो वॉरहेड है वो बताया जाता है। तो इनके जो वॉरहेड है वो हाई हैं, और वो इसलिए भी है कि इनके जो मिसाइल्स हैं उनमें जो मुख्यतः मिरर टेक्नोलॉजी है वो दी गई है, जबकि इन्होंने अपने वॉरहेड की क्वालिटी को काफ़ी इंप्रूव कर लिया है कई दफ़ा टेस्ट और ट्रायल करके। जबकि भारत के केस में हमको एक ही बार मिला चांस टेस्ट करने का, वही पोखरान के टाइम पे, और उस टाइम पे ही हमने जो थर्मोन्यूक्लियर सेक्शन है उसको भी टेस्ट किया था। तो काइंड ऑफ जो कैपेबिलिटी है वो आपके पास है, जिसका एक छोटा सा जो प्रारूप है वो हो सकता है अग्नि में इस्तेमाल किया जा रहा है बूस्ट करने के लिए फिशन गो। जहाँ तक बात है अग्नि को लेके, तो अग्नि को लेके ऐसी रिपोर्ट है पब्लिक में कि इसका जो वॉरहेड है वो फ्यूजन बूस्टेड फिशन वॉरहेड है। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे, जैसे कि हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे न्यूक्लियर वॉरहेड में थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पे अग्नि 5 का जो वॉरहेड है वो थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। लेकिन आप इसको थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि जो इसमें प्राइमरी फंक्शन है वो फिशन का है, और फिशन को बूस्ट करने के लिए यानी कि उसकी यील्ड पावर बढ़ाने के लिए आप फ्यूजन का इस्तेमाल कर रहे हो। जबकि जो डेडिकेटेड थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उनमें जो मुख्य वॉरहेड होता है, यानी कि जो प्लूटोनियम कोर बेस्ड हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, तो उस तरह के बॉम्ब्स में जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है
और उससे जो एनर्जी निकाली जाती है वो हायर होती है कंपैरिजन टू फिशन। यहाँ पे अग्नि में क्या हो रहा है कि अग्नि 5 में तकरीबन 98% जो एनर्जी है वो हम फिशन से प्राप्त करेंगे अगर इस तरह का वॉरहेड लगता है तो, और 2% ही जो एनर्जी है वो फ्यूजन के न्यूट्रॉन से हम प्राप्त करेंगे, जो कि चेन रिएक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। तो बेसिकली जो इतने बड़े बड़े वॉरहेड बनाए जाते हैं वो पहले इसलिए बनाए जाते थे कि इनकी जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर नहीं होती थी, और यहाँ पे जो फायर कर रहा होता था उसका मानना ये होता था कि अगर वो कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट कर रहा है और इस मिसाइल ने अपनी एक्यूरेसी को मिस भी किया तो जो इम्पैक्ट होगा उससे जो स्ट्रेटेजिक टारगेट है वो बच के नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए जो इनके वॉरहेड है वो काफ़ी बड़े रखे जाते थे पहले, क्योंकि उस समय पे जो मिसाइल की एक्यूरेसी थी वो प्रॉपर नहीं हुआ करती थी। और आज भी देखोगे तो इस तरह के जो मिसाइल होते हैं उनकी CEP होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, उतने एक्यूरेट नहीं माने जाते हैं ये। अब बात करते हैं जो आपके लो यील्ड वेपन होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो भी आपके लो यील्ड वेपन होते हैं उनका जो ब्लास्ट यील्ड होता है वो 5 to 10 kT का होता है। और इस तरह के वॉरहेड में आप क्या करते हो, स्पेशली US ने क्या किया है कि उनका जो मिसाइल था पहले वाला मिसाइल, उसमें से जो फ्यूजन का पार्ट है उसको हटा दिया और जो पहला वाला पार्ट है फिशन वाला उसको रहने दिया, और इस पूरे सेक्शन को उन्होंने लो यील्ड वॉरहेड का नाम दे दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लो यील्ड वॉरहेड है इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इक्विवेलेंट होगा जो नागासाकी पे छोड़ा गया था बॉम्ब, उसी के बराबर का ही होगा। और यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को लो यील्ड बनाने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल जाता है और सामने वाली आर्मी की पूरी यूनिट को आपको ख़त्म करना है, जो कि ऑब्वियसली 100 से 200 मीटर की दूरी में होगा, तो उस जगह पे आप लो यील्ड वेपन का इस्तेमाल कर लेते हो। हालांकि ये एक न्यूक्लियर वेपन है लेकिन इसमें कोई भी जो सिविलियन क्षति है वो आपको नहीं होगी। तो जिस देश पे आप ये इस्तेमाल करोगे उस देश के पास ये ऑप्शन होगा कि वो भी एक लो यील्ड वेपन का इस्तेमाल करे या फिर एक बड़े वेपन का इस्तेमाल करके आपके सिविलियन को भी मार दे, तो उसके पास वो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये जो लो यील्ड वेपन है वो टेक्निकली जो न्यूक्लियर वॉर है उसको तो खोल देते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन है स्मॉल स्केल तक सीमित रखने का वो दे देते हैं सामने वाले देश को। और इसी को देखते हुए जो लो यील्ड न्यूक्लियर वॉरहेड है उसका जो प्रपोजल है वो सामने आया था, और US ने भी काफ़ी सारे ऐसे वेपन को बना लिया है और उनको डिप्लॉय भी कर रखा है। जहाँ तक बात है भारत के वर्क की कि भारत का जो वर्क है वो कहाँ पे है लो यील्ड वेपन को लेके, तो वो भी जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बैकग्राउंड में इस पर काम चल रहा है, क्योंकि जो हमारी मिर कैपेबिलिटी है वो बनाई जा रही है। अगर वो बन जाती है तो कहीं ना कहीं वेपन की यील्ड को लो करने में सहूलियत हो जाएगी, और उसके पश्चात और भी काम करके हम इन न्यूक्लियर वॉरहेड को, जो भी हमारे क्रूज मिसाइल्स होंगे जैसे कि ब्रह्मोस, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है 300 से 400 kg वॉरहेड की, तो वहाँ पे भी हम डाल पाएंगे। टेक्निकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो सब किलोटन कैटेगरी के वेपन है न्यूक्लियर वॉरहेड वो हम बना पाएंगे। हालांकि इसका जो टेस्ट है वो हम ऑलरेडी एक बार कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई जो पुष्टि है वो अब तक ऑफिशियली देखने को नहीं मिली है। शायद मैं इससे पहले अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों डिफ़िकल्ट होता है एक छोटे से एरिया में जो भी न्यूट्रॉन्स हैं उनको रोकने में। वहाँ पर जो सब क्रिटिकल कंडीशन है तेज़ी से अचीव हो जाती है, जो एनर्जी है वो तुरंत ही बढ़ जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे जो न्यूट्रॉन है वो शील्डिंग को छोड़ के भाग जाते हैं। उनको रोक लोगे तो एक कम टाइम में जो एनर्जी है तुरंत बढ़ जाती है। तो इसको स्टेबल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये जो लो यील्ड वेपन हो या फिर सब किलोटन के जो न्यूक्लियर वॉरहेड हैं इनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि भारत ने इन्हें बना लिया है, लेकिन अभी जो जानकारी है वो पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। तो आशा मैं करूँगा कि यहाँ पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। जो चाइनीज़ वेपन है हमारी कैटेगरी की, उसका भी जो पॉइंट है वो मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। अग्नि 5 के एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 55 से लेकर 60 करोड़ के बीच में है, जबकि इस तरह के 10 अग्नि 5 ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं और डिप्लॉय किए जा चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। जय हिंद।